के लिए केमिस्ट्री आज से शुरू किया जा रहा है। केमिस्ट्री के फर्स्ट क्लास के अंतर्गत आज जो जानकारी दिया जाना है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक सामान्य परिचय जानना चाहिए। तो केमिस्ट्री है क्या, इसके अंतर्गत हम क्या क्या किन किन चीजों के बारे में जानते हैं और केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस क्या है। इससे आगे फिर केमिकल रिएक्शन क्यों संपन्न होता है, कंपाउंड बनते हैं जिसमें लॉ, ये रासायनिक संयोग के नियम, इसकी जानकारी 9th क्लास में मिली होगी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है। पदार्थ की आंतरिक संरचना यानी बनावट जो किसी भी पदार्थ की है वो दो तरह की है, एक बाह्य बनावट और एक आंतरिक बनावट। बाह्य बनावट जो होती है वह दृश्य होता है, उसके आधार पर हमको पता चलता है कि ये लंबा है या गोल है या इसकी आकृति क्या है, ये ठोस टाइप का है कि लिक्विड टाइप का है कि फ्लूइड टाइप का है, गैसियस मटेरियल है। ये सारे जो हम अनुभव कर पाते हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। हम बाह्य गुण जब भी पढ़ते हैं, बाह्य आकार के बारे में जब पढ़ते हैं, बाहरी संरचना की जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं तो ये सब गुण भौतिक गुण को बताता है और वो भौतिकी के अंतर्गत आता है। लेकिन जब रसायन की बात होती है तो उसमें आता है कि पदार्थ की आंतरिक संरचना और पदार्थ के आंतरिक गुण और फिर इंटरचेंजिंग ऑफ मटेरियल, ये तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहला क्या है, 1 नंबर इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। फिर इसमें जानना पड़ता है दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो कैसा प्रॉपर्टी, इनर प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज नहीं। एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज जो होता है वो कैसा देखने में लग रहा है, व्हाइट है या ब्लू है, तो जब हम व्हाइट ब्लू देखते हैं किसी चीज को तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। इसलिए बाहर से वो कैसा दिख रहा है वो फिजिकल है, वो फिजिक्स के अंतर्गत जाना जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में इनर प्रॉपर्टी, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक बनावट उसकी क्या है और आंतरिक गुण उसके क्या है। फिर तीसरा क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ मटेरियल। इसी से परिभाषा बनती है। ये 3 पॉइंट से परिभाषा बन जाएगी केमिस्ट्री की। यानी केमिस्ट्री में हम 3 चीजों के बारे में जानते हैं। पहले क्या जानते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसका, यानी आंतरिक बनावट कैसी है। आंतरिक बनावट में क्या आएगा, आंतरिक बनावट में क्या आता है कि वो पदार्थ निश्चित रूप से अणु है, और अणु है तो जरूर परमाणु है, परमाणु है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो अंदर में है, दुनिया का सारा पदार्थ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है। ये कलम है तो ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, और ये यदि पेपर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। फिर क्या अंतर, फिर ये दोनों तो बहुत अंतर है। तो अंतर यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। जब हम बात करते हैं आयरन, तो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही,
लेकिन संख्या चेंज, संख्या चेंज है तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो वो इंटरनल जो उसका कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, उसी के आधार पर दुनिया के सारे पदार्थों में इतनी भिन्नताएं पाई जा रही है। हम चावल खाते तो उसका टेस्ट अलग है और गेहूं खाते तो उसका टेस्ट अलग है। इसका मतलब क्या कि चावल के निर्माण में जो अवयवी मटेरियल उसमें है, उसके जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट यानी जिन सारे पदार्थों से चावल बना है, उन सारे पदार्थों से गेहूं का निर्माण नहीं हुआ है। अंतर तो मटेरियल वहां अंतर हुआ, तो वहां अंतर है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिलेटेड ही सारे अंतर। हम लोहा में देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो हम दूध में भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्योंकि संसार पूरा बना हुआ है परमाणु से, सब परमाणु से बना हुआ है और परमाणु सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। उसके अंदर और जाएंगे तो सब क्वार्क से बना हुआ है और उसका बेसिक फॉर्म पर जब पहुंचेंगे उसकी भी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो सबके क्वार्क अलग अलग हैं, इसलिए सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हम समानता देखना चाहते हैं तो फिर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाने लगेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने लगेगा, तभी दो पदार्थ की प्रॉपर्टीज, दो पदार्थ का आंतरिक संरचना इक्वल हो पाएगा। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल के बारे में केमिस्ट्री बताता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल जब हम जानते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल में और इसके अंतर्गत हम क्या क्या समझते हैं, तो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, बंधन, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कई तरह के बॉन्डिंग है, विद्युत संयोजक बंधन पढ़ते हैं, सहसंयोजक बंधन पढ़ते हैं, फिर यहाँ आयनिक बॉन्ड के बारे में भी जानते हैं और फिर बॉन्ड के बारे में और डिटेल से पोलर, नॉन पोलर भी जानेंगे, पाई बॉन्ड, टाउ बॉन्ड भी जानेंगे। बॉन्ड यहाँ आके 11th में और पढ़ेगा। लेकिन जितने सारे बॉन्ड्स की चर्चा होगी, सब बॉन्ड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या किसी किसी बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होती है। बंधन के बनने में और बंधन के टूटने में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक बॉन्ड टूट जाता है, दूसरा बॉन्ड बन जाता है। तो जो बॉन्ड टूटता है बंधन, तो उस समय एनर्जी ली जाती है और जिस समय बॉन्ड बनती है उस समय एनर्जी एग्जॉस्ट की जाती है, त्यागी जाती है। तो अब दूसरा है इनर प्रॉपर्टीज। इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद इनर प्रॉपर्टीज, आंतरिक जो गुण उसके हैं। और फिर हम पढ़ते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ मटेरियल, कि वह पदार्थ थोड़ा गर्म करेंगे तो व्हाइट से पीला हो जाएगा, थोड़ा और गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। यानी मटेरियल में चेंजिंग आने लगता है। गर्म करने से ही नहीं बल्कि और बहुत ही क्रियाविधि है जिसके आधार पर हम इंटरचेंजिंग कर लेते हैं। तो इंटरचेंजिंग के बारे में, इनर प्रॉपर्टीज के बारे में और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल के बारे में जिसमें पढ़ेंगे, इसी को केमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस deals about बस तीनों को लिखना है। इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज and interchanging of materials। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की आंतरिक संरचना, उसके आंतरिक गुण एवं आंतरिक परिवर्तन
एक दूसरे में होने वाला परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। अब केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस क्या है लाइफ में? तो हर क्षेत्र में जो केमिस्ट्री के इंपोर्टेंस देखे जाते हैं, सब क्षेत्र में इसका इंपोर्टेंस, सबसे पहले फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ जितने सारे हैं। अब इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की जब बात होगी, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, फूड मटेरियल के बारे में, इसके बाद मेडिसिन के बारे में, एक्सप्लोसिव, तुम लोग खुद से इसके बारे में आगे पहले बारी बारी जान लो। फूड मटेरियल, इस संसार में विदाउट फूड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रह नहीं सकता। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए केमिस्ट्री की क्या जरूरत है? तो इससे स्पष्ट होता है कि जितने सारे फूड बने हैं, जितने सारे फूड बने हैं, जैसे हम लोग को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज को सेल का फ्यूल्स कहा जाता है, ईंधन है, कोशिकीय ईंधन। तो ग्लूकोज चाहिए तो C6H12O6 चाहिए ना। ये केमिस्ट्री बनाया होगा कि नहीं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका कॉम्बिनेशन हुआ है, ग्लूकोज का निर्माण हुआ। तो ग्लूकोज जब बन रहा है तो कार्बोहाइड्रेट फूड का जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल। इसी से तो फूड का निर्माण हुआ है। तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वह केमिस्ट्री से मिला है, वसा की बात करते हैं तो वह भी केमिस्ट्री दिया है, जल की बात करते हैं तो सबको पता है जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, वो भी केमिस्ट्री दिया है। यानी सारा फूड हमारा केमिस्ट्री दिया है। और जब हम केमिस्ट्री के आधार पर फूड के बारे में कंप्लीटली जानते हैं, तभी हम बता पाते हैं कि किस उम्र के लोगों को, किस वेट के लोगों को कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीजें जो जानकारी होती है कंप्लीट डाइट के बारे में, सब केमिस्ट्री बताता है। डॉक्टर बनने वाला खूब बायोलॉजी पढ़ लिया और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो दवा का डोज नहीं बता लिख पाएगा सही से, गलत हो जाएगा। कॉम्बिनेशन की जानकारी उसको नहीं रहेगी। उसको कोई पूछेगा कि बताइए कि क्या क्या खाए तो कहेगा ये नहीं जानता। रोग कैसे वही जानते हैं, रोग का इलाज भी जानते हैं, बाकी और कोई चीज जानकारी उनको नहीं रह पाएगा। इसलिए केमिस्ट्री के बिना एक अच्छा डॉक्टर भी बनना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो मेडिकल में जाने के लिए फिजिक्स छूटता है, फिजिक्स कुछ कम, लेकिन केमिस्ट्री का उपयोग बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो जितने सारे एंटीबायोटिक हैं, इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाली, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाली जितनी दवाएं हैं, इसके अलावा दर्द निवारक दवाएं हैं, एनाल्जेसिक ग्रुप की जो दवाएं होती है, जिसके लेने के बाद लोगों को दर्द से निजात मिलने लगता है, उसका एक ग्रुप होता है। तुम लोग 11th में नहीं लेकिन 12 में पूरा मेडिसिन के बारे में, एलोपैथ तो कंप्लीट पढ़ेगी, एलोपैथ उसमें है। एलोपैथ में हम यानी उस समय लग जाएगा कि दवा बहुत बड़ा चीज नहीं है, 3-4 ग्रुप में खाली बटा है और उसी से सब चीज का इलाज होता है। तो पूरी दवाएं जो होती है वो कंप्लीटली केमिस्ट्री है। और तो मेडिसिन में, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जो लाइलाज था, जैसे कैंसर, लाइलाज बीमारी, लेकिन दवा की खोज हुई, सिस्प्लेटिन आ गया मार्केट में, सिस्प्लेटिन, टैक्सॉल, ये सब चीजें बनता है। टैक्सॉल कैंसर की दवाई,
एड्स लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसकी भी दवाएं हैं, अब आ चुकी है। एजेडिटी, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन, अल्फा इंटरफेरोन, अल्फा इंटरफेरोन, ये सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। अभी केमिस्ट्री थोड़ा वीक दिख रहा है, हम लोग कोरोना से डिस्टर्ब, ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा तो फिर लोगों को फ्री कर दिया जाएगा कि कोरोना हो जाएगा, मेडिकल जाके 10 रुपए की गोली लेके लोग ठीक हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा इसके बारे में इम्प्रूव जहां होगा वहां हम लोग को लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब एक्सप्लोसिव की बात करते हैं, केमिस्ट्री और क्या दे रहा है? तो बहुत बड़े विस्फोटक पदार्थ, डायनामाइट बनता है इसी से, नाभिकीय हथियार बनता है इसी से, न्यूक्लियस, अभी परमाणु बम की बात होती है तो वहां भी केमिस्ट्री है। इस प्रकार इसमें भी केमिस्ट्री का खूब व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जितने सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं एग्रीकल्चर में पीड़कनाशी दवाओं का उपयोग होता है तो वो केमिस्ट्री है। उर्वरकों का उपयोग हम करते हैं उपज बढ़ाने के लिए, तो वो अमोनियम सल्फेट, यूरिया, NH2, CO, NH2 सब तो केमिस्ट्री है। यानी टोटल केमिस्ट्री पर ही एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। जब हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो फिर इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हरित गृह प्रभाव पड़ते हैं तो वहां फिर ओजोन की बात करते हैं। ओजोन भी तो केमिस्ट्री है, O3 का जो निर्माण हुआ है। इस प्रकार CFC के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, फ्रिज, हमारे प्रसाधन की जितनी सारी सामग्रियां हैं, साबुन, तेल, कॉस्मेटिक मटेरियल जितने सारे हैं, सब केमिस्ट्री है। इस प्रकार केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में उच्च स्तर पर महत्व है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये जानना है कि आरंभ में कोई भी कंपाउंड बनता था, जैसे जल बनाना रहता था, तो जो प्राचीन काल के रसायन शास्त्री थे जिनको एल्केमी के नाम से जाना जाता था, कीमियागार, याद रखना है, कीमियागार यानी एल्केमी, ये कौन है? तो प्राचीन काल के रसायन शास्त्रियों को इस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल के रसायन शास्त्री क्या कहलाते थे? तो 4 ऑप्शन में से रहेगा, कीमियागार या एल्केमी कहलाते थे। ये रसायन शास्त्री उस जमाने में यानी 1776 के पहले, के पहले जितने सारे एल्केमी थे, ये लोग सिर्फ जानते थे कि अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ले लीजिए, अमोनिया बनेगा। जल बनाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लीजिए, जल बनेगा। तो उस समय प्रॉब्लम क्या होता था कि हाइड्रोजन भी लिया, ऑक्सीजन भी लिया, मिलाया, जल नहीं बना। क्या जरूरी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेगा, मिलाएगा, जल बन जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया, मिलाया तो जल बन गया, ये अमोनिया बन गई। वो तो मात्रा पर निर्भर करता था। इसलिए जब मात्रा के बारे में जानकारी नहीं थी तो उस समय के रसायन शास्त्री के पास चुनौती थी कि हम जल बनाना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तब भी नहीं बन रहा है। तो इसके लिए रासायनिक संयोग के नियम की जानकारी आवश्यक समझ में आने लगी कि किसी भी यौगिक के बनने में जो अवयवी पदार्थ भाग लेंगे, उन अवयवी पदार्थ को किस रूप में लिया जाना चाहिए, कितनी मात्रा उसकी ली जानी चाहिए ताकि यौगिक का निर्माण होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया कराना है और कोई पदार्थ बनाना है तो प्रतिकारक लेंगे,
कौन सा प्रतिकारक कितनी मात्रा में लेंगे, इसकी जानकारी रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर प्राप्त होता है। 1776 के पहले, जिस समय ये रासायनिक संयोग का नियम नहीं था, उस समय किसी भी यौगिक को बना लेना आसान नहीं था। प्रयास कर रहा है तो बहुत दिन प्रयास होगा तो संयोग पर निर्भर करता था, बाय चांस बन जाती थी कोई पदार्थ। लेकिन 1776 के बाद धीरे धीरे उस पर कॉन्फिडेंस ही बढ़ने लगा, रूल सामने आया। रूल के बाद अभी जब बनाना जो यौगिक रहेगा एक बार में उसको मिलाएगा तो बन जाएगा, लेकिन उस समय एक बार मिलाएगा तो नहीं बनेगा। तो रासायनिक संयोग का नियम जो सामने है, ये रासायनिक संयोग के नियम क्या है, तो किसी यौगिक के निर्माण में प्रयुक्त अवयवी तत्व को परस्पर मिलाने के लिए जिस नियम की जरूरत हुई उसी को रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जाना गया। प्रतिफल के निर्माण के लिए प्रतिकारक की मात्रा संबंधी जानकारी रासायनिक संयोग के नियम से प्राप्त होता है। अब रासायनिक संयोग के नियम का क्लासिफिकेशन हुआ। कितने तरह के होते हैं रासायनिक संयोग के नियम? रासायनिक संयोग के नियम केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। इसमें सबसे पहले लवाइजिए या इन्हीं का नाम है लंबाजे, सत्रह सौ 1776 ईस्वी में इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तुम लोग पढ़ी, अनस्वरता का नियम। अनस्वरता का नियम, यह अनस्वरता का नियम क्या था, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसको कहा जाता है। प्रतिकारक ए, बी, सी और डी दिया, तो इसमें मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, यानी प्रतिकारक पदार्थ की कुल मात्रा प्रतिफल पदार्थ की कुल मात्रा के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ का निर्माण किया नहीं जा सकता और किसी भी पदार्थ का नाश भी नहीं होता। यानी यदि कहा जाए कि आप जल बना दीजिए, तो हम आंख बंद करके तो जल नहीं बना सकते, तो मांगेंगे ना, मटेरियल चाहिए ना हमको, हाइड्रोजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, तब जल बनेगा। लेकिन कहा जाएगा कुछ नहीं देंगे बना दीजिए तो नहीं बनेगा, या कुछ नहीं दे रहे हैं आप तो उसको खत्म कर दीजिए, जल को आप लुप्त कर दीजिए, ये भी संभव नहीं है। अनस्वरता का नियम यही बताता है कि किसी भी पदार्थ का निर्माण स्वतंत्र रूप में न कर सकते हैं, न तो उस पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। अर्थात प्रतिकारक पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिफल पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी
इज इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ बी। लिखा हुआ रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा कि एक पदार्थ एक्स है जिसकी मात्रा 5 ग्राम है और y एक पदार्थ है जिसकी मात्रा 2 ग्राम है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराने के बाद Z का निर्माण होता है। इसकी मात्रा कितनी है? तो ये 5 और 2 7 डायरेक्ट जुटेगा, क्योंकि पदार्थ का नाश नहीं हो रहा है, पदार्थ का निर्माण भी एडिशनल कहीं से नहीं होगा। ये 7 होगा, 8 नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। यही अनस्वरता का नियम, अनस्वरता का नियम। अब इसकी परिभाषा यही होगी कि प्रतिकारक पदार्थ का कुल द्रव्यमान प्रतिफल पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। दस ग्राम कार्बन 12 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़कर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो यह अनस्वरता का नियम है कि नहीं? काल्पनिक बात बोले हम, ये काल्पनिक है। अब ये कैसे होता है इसको देखना। कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार 12 है और कार्बन का परमाणु भार 14 भी है, 12 भी है और आइसोटॉप के रूप में कार्बन पाया जाता है। तो अभी हम 12 की बात करते हैं। इसमें 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 और 2 है तो ये 32 ना। तो CO2 जो होगा वो 44 ही न होगा, 32 और 12 44। हम कोयले को जलाते हैं, कोयला को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो कितना? अब दे देगा कि आधा किलो कोयले को जलाते हैं और उसको पूरी तरह जला के CO2 में परिवर्तित कर देना है, पूरी तरह जला देना। तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी जो आधा किलो कोयला को पूरी तरह जला सके? तो यहां से कि 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 1 ग्राम इसलिए 500 ग्राम कैलकुलेट हो जाएगा कि एक नियम से। तो कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि ½ kg कोयला कंप्लीटली कंबस्ट हो सके, पूरी तरह जल सके? तो उसको पूरी तरह जलाने के लिए कितने की जरूरत होगी, वो इसी सिस्टम से बनेगा। और इसी से फिर आपको यहां पता चलेगा, जैसे 12 ग्राम कार्बन है। अब यदि हम यहां लिखते हैं कि 12 ग्राम कार्बन लिया गया और 50 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया, 50 ग्राम ऑक्सीजन लिए, तो पहले कौन खत्म हो जाएगा? पहले कौन खत्म हो जाएगा जल के? कार्बन। चूंकि 12 ग्राम को तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जला के लास्ट कर देगा, तो ऑक्सीजन 18 ग्राम बचा हुआ रह जाएगा ना। तो जो बचा हुआ रह गया वो एक्सेस रिएक्टेंट है, वो उसको बोला जाएगा सीमांत प्रतिकारक, सीमांत प्रतिफल के रूप में जाना जाता है। तो इसमें यहां है कि सीमांत कौन है, कौन पहले खत्म हो जाएगा और कौन एक्सेस रहेगा। तो ऑक्सीजन बचा हुआ रह जाएगा और कार्बन पहले ही खत्म हो जाएगा। इसके बारे में फिर बताया जाएगा आगे। तो अनस्वरता का नियम ये समाप्त हुआ। अब इसके बाद जानना है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा था स्थिर, पढ़ा हुआ चीज है ये सब, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक, जैसे
एक यौगिक है NH3। अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। अमोनिया गैस सड़े अंडे की जो गंध है, सड़ी मछली की जो गंध है, यानी कोई भी प्रोटीन युक्त पदार्थ जब सड़ता है तो जो गैस निकलती है वो अमोनिया है, दुर्गंध युक्त है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन में ये नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, फिर 3 है, तो 14 और 3। तो रेशियो ये फिक्स है कि 14 और 3 का ही रेशियो लेना होगा अमोनिया के निर्माण में। वह अमोनिया सड़ी मछली से निकलता हो, या कोई डेड बॉडी के सड़ने से निकलता हो, या कोई अंडा के सड़ने से निकलता हो, यानी ऑल टाइप ऑफ अमोनिया ऑलरेडी गिव्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन सच रेशियो, इसी रेशियो में लेगा। जब हम जल की बात करते हैं, जल हम झरना से लेते हैं, नदी से लेते हैं, कुआं से लेते हैं, तालाब से लेते हैं, कहीं से लेते हैं। 4-5 नमूना है जल का, और हम सब जल के नमूने का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब एक कैथोड एनोड डाला जाता है, उल्टा ट्यूब रहता है, करंट प्रवाहित कराते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होने लगता है, अलग होने लगता है। इसको बोलता है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, विद्युत विच्छेदन होता है, तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग करते हैं। तो H2O की जब बात होगी, 1:2 और ऑक्सीजन 16, 1:8, ये फिक्स है। यानी 1 गिलास यदि हम हाइड्रोजन लेते हैं तो 8 गिलास लेना होगा ऑक्सीजन, तभी जल बनेगा। ये 1 ग्राम लेते हैं तो वो 8 ग्राम लेना होगा, ये 1 किलो लेते हैं तो 8 किलो लेना होगा, यानी यही रेशियो हमेशा रहेगा द्रव्यमान का, तभी जल का निर्माण होगा। किसी भी सोर्स का वाटर हो, किसी भी सोर्स का वाटर हो, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो होता है। वह रेशियो चेंजेबल नहीं होता, बदलने योग्य नहीं होता। इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्व भारानुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं। भार के अनुसार हमेशा वो निश्चित अनुपात में होंगे। किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं। क्लियर? और कैसे हुआ ये भी इसमें बताया गया। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि साबित करें कि यह स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। 10 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है और उसके वियोजन से इतना ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी A एक पदार्थ है और B, ये दोनों मिलकर बना लिया है AB। ठीक, इसमें इसकी मात्रा दी हुई, पूरे AB की मात्रा दी हुई है। अब ये AB की मात्रा हम मान लेते हैं 15 है, और इसमें बता रहा है कि इसकी मात्रा 5 है। तो ये क्लियर है कि ये 10 है, ये तो इसी से क्लियर हुआ। तो ये 10 है और ये कितना 5 है, यानी 5 में इसकी मात्रा कितनी है 10, 5 में इसकी मात्रा, तो ये 10 और ये हुआ। और उसी क्वेश्चन में एक और यौगिक दिया हुआ रहेगा, इसी तरह की चर्चा उसमें भी रहेगी, उसको भी निकाल के देख लेंगे कि उसका रेशियो कितना आता है। दोनों का रेशियो बराबर आ गया, कहेंगे यह स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। ये न्यूमेरिकल मिलेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, लेकिन समझना सिस्टम यही रहेगा। कोई भी यौगिक दे देगा, आयरन ऑक्साइड 50 ग्राम आयरन ऑक्साइड लिया गया, जिसको अपघटित करने से इतना ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हुए, तो ऑक्सीजन बता दिया, तो 50 ग्राम में कितना ऑक्सीजन घटा दिए, तो आयरन की मात्रा निकल गई।
अब आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिल गया, रेशियो कर लिए, एक रख लिए। फिर उसी तरह देगा, यदि इतना ग्राम आयरन ऑक्साइड हो, उसमें इतना ऑक्सीजन मिले, तो बताए कि यह स्थिर अनुपात के नियम का पालन। फिर वही काम करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा तो प्रूफ, हाँ, तो कह देंगे ये रासायनिक संयोग के नियम का पालन नहीं करता। अब इससे आगे ये दूसरा हो गया, स्थिर अनुपात का नियम भी हो गया। अब तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। ये स्थिर अनुपात का नियम 1700, ये स्थिर अनुपात जो भी हम बताए थे 1799 ईस्वी, ऐसे 1789 to 99, 89 से इसमें संदेह है, कुछ किताबों में 89 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 99 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 93 लिखा हुआ मिलेगा, तो कुछ मिलते रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। 89 to 99 की बात मानी जाती है। और इसके बारे में स्थिर अनुपात का जो नियम है प्राउस्ट ने दिया था, जॉन प्राउस्ट। किसने दिया था? अभी जो हम बताए थे स्थिर अनुपात का नियम, वो किसने दिया? जॉन प्राउस्ट ने दिया था। और कब दिया? तो 1799 के संदर्भ में, 1789 से लेकर 99 के संदर्भ में। अब जो तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीसरा है। गुणित अनुपात के नियम की जानकारी जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई, जॉन डाल्टन के द्वारा। ये 1803 के संदर्भ में। कुछ लोग 1802 बोलने लगे, एक बोलने लगे, कंफ्यूज नहीं पड़ना, जो मैंने बोलो, लेकिन 1803 ये रेंज है, कोई एक भी बोलेगा तो बोलेगा, लेकिन 1801 से 1803 के बीच की ही बात होगी। और ये तीसरा हो गया, और इसके बारे में बताते हैं, लेकिन और जान लो आगे। फिर चौथा है, हाँ चौथा रहेगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसकी जानकारी रीचर के द्वारा मिला था, ये 1792 में मिला था। और फिर एक है पांचवा है गे-लुसेक का नियम, गे-लुसेक का नियम 1807 में इसकी जानकारी गे-लुसेक के द्वारा दिया गया। अब ये यहां से गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? जैसे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर H2O दे सकता है, और ये दोनों मिलकर ये भी दे सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दे सकता है, जल भी दे सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O भी बन सकता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है। इसको तो तुम लोग सब जानते हो, H2O के बारे में जल है, और यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक घोलक के रूप में कलर को घोलने वाला, लोग ब्लीच करते हैं तो उसमें घोलते हैं, जिसमें वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। और फिर इसके आधार पर ये भी जान लो, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बना सकता है। अब यहां देखना है हाइड्रोजन कितना है, 1 into 2 16 18। अब यहां देखना है
1 into 2 और 16 into 2 160। फिर यहां देखना है कार्बन 12 और ये 32, फिर यहां कार्बन और फिर ये अब यहां देखो, ये दोनों में यहां 1 है ना, यहां भी 1 है, यहां 3 है ना, यहां भी 3 है। ये क्या बता रहा है कि यदि दो तत्व, दो या दो से अधिक की यौगिक बनाता हो तो एक तत्व का भार निश्चित रहता है, लेकिन दूसरे तत्व का भार ये 8 है कि 16 मल्टीपल है, अपवर्त है, पहाड़ा में आएगा। ये 8 है, ये 16 है, ये 10 नहीं होगा। 8 है तो 16 होगा, 24 होगा, यानी 8 के पकड़ा में आने वाला मान है, मल्टीपल हो। इसलिए इसका नाम पड़ा गुणित अनुपात का नियम। परिभाषा इससे बनाना है, परिभाषा से नहीं आना, परिभाषा बनाने के लिए सीखो। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जब दो तत्व, दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के अलग अलग भार से जुड़े होते हैं, जो आपस में सरल गुणक होते हैं। अलग अलग जरूर है लेकिन आपस में सरल गुणक। या हम बोल सकते हैं दूसरे तत्व अलग अलग भार से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे के अपवर्त्य होते हैं ना, सरल गुणक होते हैं या अपवर्त्य होते हैं, अपवर्त्य। उसी तरह यहां तक कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग बनाया, एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से जुड़े हैं, लेकिन आपस में सरल गुणक है, 4 into 2 सरल गुणक हो गया। तब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा बोल रहे हैं, परिभाषा बोल रहे हैं जब दो तत्व आपस में जुड़कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के अलग अलग भार से अलग अलग भार से जुड़े होते हैं, जो आपस में सरल गुणक होते हैं। ये दोनों नॉट करने योग्य है, CO वाला और फिर H और O। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की जानकारी रीचर के द्वारा दी गई। अब ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम बता रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन एक थर्ड एलिमेंट है, एक अलग एलिमेंट है, यानी इसमें 3 तत्व लिए गए, एक तत्व कार्बन, एक तत्व फिर ऑक्सीजन है और तीसरा तत्व हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर
CH4 मीथेन बना सकता है। अब मीथेन बनाया कौन कौन, तो कार्बन और हाइड्रोजन जुड़कर मीथेन बना लिया। कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा और बनाया मीथेन। और ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से जुड़ा बनाएगा H2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 बना सकता है। अब जरा देखना है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा, यानी जिससे कार्बन जुड़ा उसी से ऑक्सीजन भी जुड़ा, यानी दो तत्व है। दो तत्व, एक तत्व जिससे जुड़ता है उसी से दूसरा भी जुड़ता है। तीन तत्व है जिसमें एक तत्व तीसरे से जुड़ा और दूसरा भी तीसरे से जुड़ा। अब इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 into 4, ये 3 और 1 का रेशियो है। फिर यहां जो रेशियो है ये 1 into 2 और फिर 61 रेशियो 8 है। अब ये दोनों का जो रेशियो है इसको हम मिलाते हैं। यहां 3 1 और यहां 1 8, 3 1 और फिर 1 8, तो मिला हमको फाइनली 3 8 का रेशियो। अब इन दोनों को देखना है, जो पहले से दोनों था वो आपस में अब जुड़ेगा। दोनों जो था वो तीसरा से जुड़ा था, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़ रहा है। अब यहां से ये कार्बन और यहां से ये ऑक्सीजन जुड़कर CO2 बनाया। कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32, अब 3 8 हुआ, यहां 3 8, यहां भी 3 8 हुआ। यही है रेसिप्रोकल लॉ। अब इस रेसिप्रोकल लॉ को कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में पहले समझना है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से अलग अलग जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो भारानुसार उनके अनुपात, भार के अनुसार जो उनका अनुपात प्राप्त हुआ और आरंभ के दोनों तत्वों को मिलने से जो यौगिक बनता है भारानुसार उसका अनुपात बराबर होता है या एक दूसरे का विलोम होता है। ये बराबर भी हो गया। अब कहीं कहीं दूसरा उदाहरण देंगे तो इसमें 3 8 आया, किसी में 8 3 भी आ सकता है, लेकिन वही आया, चाहे तो वही होंगे या तो उसका उल्टा होगा, बाकी कोई दूसरा नहीं होगा। तो लिखना है इसको, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से अलग अलग जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो उनका भारानुपात आरंभ के दोनों तत्वों से बने यौगिक में उपस्थित भारानुपात
के या तो बराबर होंगे या परस्पर विलोम होंगे, बराबर होंगे या एक दूसरे के उल्टे होंगे। एक बार जरा फिर देखना इसको। कार्बन और ऑक्सीजन आरंभ के दो तत्व हैं, ये थर्ड तत्व है हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा, अमोनियम ये मीथेन बनाया और इसका अनुपात 3 और 1 का है। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा तो जल बनाया, उसका अनुपात 1:8 है। अब इन दोनों का अनुपात जब हम लिखते हैं तो आता है 3 और रेशियो 1। और अब उसमें लिखा है कि आरंभ के जो दोनों तत्व थे वो फिर आपस में जुड़ते हैं, यही दोनों आपस में जुड़ गया। जो तीसरे से जुड़ रहा था वो खुद आपस में दूसरे से जुड़ा, तब जो यौगिक बनाया उसका जो अनुपात होगा वह अनुपात या तो सेम होगा या एक दूसरे के विलोम होगा। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब है गे-लुसेक का नियम, यह आयतन संबंधी नियम है। ये बताता है कि प्रतिकारक एवं प्रतिफल का आयतन हमेशा सरल अनुपात में होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाया, तो इसका आयतन और इसका आयतन ये एक अनुपात में है, एक रेशियो में है, और ये 2 रेशियो में है, और ये मिलकर जो बनाया 2 और 1 3, ये 2 और 1 3 वॉल्यूम है, तो 1 2 और 3 ये सिंपल रेशियो होगा। ये जो रेशियो होगा बीच में अपूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक होगा, कंप्लीट नंबर होगा। 1 2 3 ये कंप्लीट नंबर है। ऐसा नहीं कि 1 और 2 और 3 जो है वो एक दूसरे के लगातार कोई संख्या है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरल होना चाहिए। सरल होने का मतलब क्या, पूर्णांक में होना चाहिए, अपूर्णांक में नहीं होता है। तो गे-लुसेक का नियम क्या लिखा है कि प्रतिकारक एवं प्रतिफल पदार्थ लिखना, यदि प्रतिकारक एवं प्रतिफल गैसीय अवस्था में हो, यदि प्रतिकारक एवं प्रतिफल गैसीय अवस्था में हो तो प्रतिकारक एवं प्रतिफल का आयतन संबंधी अनुपात सरल संख्या में प्राप्त होते हैं। आयतन संबंधी अनुपात सरल संख्या में प्राप्त होते हैं। इसमें एग्जाम्पल यहां दिए, कार्बन 1 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम है और CO2 का 3 वॉल्यूम मिला। इस प्रकार 1:2:3 एक सिंपल नंबर के रेशियो को बताता है जो कंप्लीट डिजिट में है। इनकम्प्लीट डिजिट में कभी इसका रेशियो नहीं आएगा। गे-लुसेक का नियम बताया, यही रासायनिक संयोग का नियम था। 5 नियम ये अच्छी तरह याद रखने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है इस पर संबंधित न्यूमेरिकल को बनाना। और संबंधित न्यूमेरिकल थोड़ा सा मेहनत करने से ही बनेगा, प्रयास करने से बनेगा। तो आज रासायनिक संयोग के नियम से जितने सारे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हैं बुक में दिए हुए क्वेश्चन, उसको कवर करना है। जहां दिक्कत होगी फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।